प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको ध्यान है कि हम राष्ट्रपति पढ़ रहे थे और राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों का अध्ययन हमने कल किया। आज हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की बात करेंगे। राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ आपातकालीन परिस्थितियों से देश को निकालने के लिए दी गई हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का ये मानना था कि इन शक्तियों का अगर प्रयोग ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि देश कभी आपातकाल क्यों सहे, ऐसी उनकी मंशा थी। उन्होंने संविधान सभा में ये बात भी रखी और सबसे ज़्यादा विरोध हुआ था राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के रूप में। राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है उस अनुच्छेद 356 का बेहद विरोध किया गया। तब भी उन्होंने ऐसी बात कही कि ये रेयरेस्ट जो अगर प्रकरण बनेगा तब जाकर ऐसा आपातकाल लगाया जाना चाहिए। तो हम आपातकाल की बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक आपातकाल का उल्लेख है, आपातकाल की शक्तियों का उल्लेख है, आपातकाल में जो मूल अधिकारों पर प्रभाव है, आपातकाल में राज्य और केंद्र के बीच में किस प्रकार के संबंध होंगे, इस प्रकार का उल्लेख है। और मैं यूँ आपको साधारण भाषा में कह दूँ कि सामान्य परिस्थितियों में जो संघवाद की स्थिति हमें दिखाई देती है, जो केंद्र राज्यों के बीच में शक्तियां बटी हुई दिखाई देती है, जैसे ही आपातकाल लगता है तो यह एकात्मकता में बदल जाती है, एकात्मक राज्य की स्थिति हमें दिखाई देती है। क्योंकि आपातकालीन परिस्थितियों में शक्तियों को केंद्र में निहित कर दिया जाता है, केंद्र को मजबूत बनाने के लिए और आपातकालीन स्थितियों से बाहर देश को निकालने के लिए उन्हें सारी शक्तियां प्रदान कर दी जाती हैं। तो महत्वपूर्ण बात है कि देश सामान्य काल में संघवाद या संघात्मक ढांचे के रूप में रहता है, लेकिन आपातकाल में केंद्र में शक्तियां निहित हो जाने से वह एकात्मक ढांचे में परिवर्तित हो जाता है। अब मैं आपको एक सामान्य सी बात यहाँ बताने जा रहा हूँ कि जो आपातकाल का प्रावधान हमारे संविधान में है वो जर्मनी के वाइमर गणराज्य, जर्मनी के वाइमर गणराज्य संविधान, क्योंकि जर्मनी देश के अंदर संविधानों में परिवर्तन होता रहा है और जो जर्मनी का वाइमर गणराज्य संविधान है उस संविधान से आपातकालीन शक्तियों को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है। अब मैं आपको सामान्य सी बात बता दूं, 3 प्रकार के आपातकालों का उल्लेख है, जैसा कि भाग 18 में लिखा गया है, अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 356 में और अनुच्छेद 360 में। आपातकाल 3 प्रकार का आपातकाल यहाँ बताया गया है और आपातकालीन शक्तियाँ किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। अनुच्छेद 352 में जो संविधान में शब्द से लिखा है वह लिखा है आपात की उद्घोषणा, आपात की उद्घोषणा, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, जिसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। उसी प्रकार से जब हम बात करते हैं अनुच्छेद 356, तब इसमें लिखा है संवैधानिक तंत्र की विफलता पर, संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राज्य में आपातकाल, राज्य में आपातकाल, जिसे हम सामान्य भाषा में राज्यों में राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं। राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया जाता है और किस लिए लगाया जाता है? तो संवैधानिक तंत्र जब विफल हो जाए, इसका मतलब है जब राज्य संविधान में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रहा हो तो ऐसी स्थिति में संवैधानिक तंत्र की विफलता मानते हुए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। नंबर 3 पर जो लिखा हुआ है वो है वित्तीय आपातकाल। देश वित्तीय संकट की स्थिति में हो, देश में वित्तीय अस्थिरता आ जाए, वित्तीय संकट उभर के आ जाए, ऐसी स्थिति में देश में वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा भी की जा सकती है। हालांकि आपको पता है कि इस आर्टिकल का वर्तमान तक एक भी बार प्रयोग नहीं हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम तीनों ही प्रकार के आपातकालों को अलग अलग इसकी हम व्याख्या करने का प्रयास करते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। अनुच्छेद 352, देखिए अनुच्छेद 352 ये संपूर्ण जो अनुच्छेद है, जिसे अनुच्छेद 352 1 से लेकर अनुच्छेद 352 9 तक लिखा गया है, तो विस्तार से इसकी चर्चा की गई है आर्टिकल 352 की। सबसे पहले कि कारण क्या है, क्यों लगाया जाएगा? सबसे पहले कारण यह है युद्ध बाह्य आक्रमण, युद्ध बाह्य आक्रमण
और तीसरी सिचुएशन जो दी गई है वो दिया गया है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह, पहले जब संविधान मूल संविधान था तो उसमें यह शब्द आंतरिक अशांति था। जब मूल संविधान बना 1950 में, तब इसमें शब्द था आंतरिक अशांति, जिसे 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 में समाप्त करके कौन सा शब्द जोड़ दिया? सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। तो इस प्रकार से युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। अब हम यूँ कहते हैं कि युद्ध और बाह्य आक्रमण जो है वो एक प्रकार से बाह्य कारण है, बाह्य कारण है, और जो सशस्त्र विद्रोह है वो आंतरिक कारण है। देश के अंदर होने के कारण इसे आंतरिक कारण कहा गया है। बाह्य कारण युद्ध हो जाए या बाह्य आक्रमण, अब जैसे युद्ध में सम्मिलित हो जाए भारत, या भारत किसी देश दूसरे देश के साथ युद्ध प्रारंभ कर दे, तो ये पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति है बाह्य आक्रमण, कोई देश हम पर आक्रमण कर दे, ऐसी सिचुएशन को बाह्य आक्रमण कहा जाएगा। दोनों ही बाह्य कारण हैं आपातकाल लगाए जाने के। और सशस्त्र विद्रोह, देश के अंदर इस प्रकार का विद्रोह उत्पन्न हो जाए जो हथियारों के साथ हो रहा हो, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आंतरिक कारण इसे माना जाता है। देखिए, जो यहाँ बात लिखी गई है इस अनुच्छेद में, वो ये लिखी गई हो या तो ये तीन परिस्थितियां उत्पन्न हो या इन तीनों परिस्थितियों के उत्पन्न होने की संभावना हो। एक्चुअल सिचुएशन अगर ऐसा प्रारंभ हो जाता है तो भी आपातकाल लगाया जा सकता है। अगर प्रारंभ होने की संभावना है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि कोई देश हम पर आक्रमण करने वाला है, या देश के ही अंदर कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो सशस्त्र विद्रोह को भड़काने का प्रयास करने वाले हैं, और ऐसा हो सकता है, तो निकट भविष्य में ऐसी संभावनाएं होने पर भी अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया जा सकता है। तो इन तीन कारणों से आपातकाल घोषित होता है। और मैंने आपको बताया कि आपातकाल की उद्घोषणा कौन करेगा, तो आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। राष्ट्रपति जैसे ही आपातकाल की उद्घोषणा करेंगे, वो आपातकाल की उद्घोषणा होने के उपरांत पहला प्रयास ये होगा कि संसद से इसका अनुमोदन करवाया जाए। संसद से अनुमोदन होना चाहिए। अब संसद से अनुमोदन का मतलब है, संविधान लिखता है कि 1 माह के अंदर 1 माह के अंदर संसद से इसका अनुमोदन होना चाहिए। मूल संविधान में 2 माह लिखा हुआ था, लेकिन वही बात 44वें संवैधानिक संशोधन 78 में इसे घटाकर 1 माह कर दिया गया, और ये कहा कि संसद राष्ट्रपति की इस उद्घोषणा का अनुमोदन 1 माह में करेगी। अब 1 माह में अनुमोदन हो जाने पर यह आपातकाल एक बार में 6 माह के लिए लग सकता है। एक बार में कितने माह के लिए? 6 माह के लिए। और फिर प्रत्येक अनुमोदन के पश्चात इसे 6 माह कर आगे बढ़ाया जा सकता है, और यह कब तक होगा इसकी अवधि निश्चित नहीं है, इसलिए इसे अनिश्चित काल तक हम बढ़ा सकते हैं। अधिकतम अवधि का प्रावधान अनुच्छेद 352 में नहीं है। दूसरी बात, जब राष्ट्रपति ऐसी उद्घोषणा करेंगे तब यहाँ मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करेंगे। मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर। मूल संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन में 1978 में ऐसा प्रावधान किया गया। देखिए, बार बार यहाँ हमें 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 जो है हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी के समय जब उन्होंने आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल घोषित किया, तब यह माना गया कि यह एक प्रकार से आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग किया गया है। आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग 1975 के आपातकाल को माना गया, और जो बाद में 1978 में शाह आयोग गठित किया गया था इस आपातकाल की जांच के लिए, उस शाह आयोग ने भी माना कि इस आपातकाल की कोई आवश्यकता नहीं थी। आपको ध्यान है कि इंदिरा गांधी का उस समय जो है इलाहाबाद से जो निर्वाचन था वो कोर्ट के द्वारा जो है निरस्त कर दिया गया था। उन्हें प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ता, उससे पहले ही उन्होंने आपातकाल लगवा दिया, और ये कहा गया कि इस समय बहुत ज़्यादा अत्याचार किए गए। बहरहाल हम इन चीज़ों में नहीं पढ़ते, आगे बढ़ते हैं हम अनुच्छेद 352 को लेकर। तो मैं ये कहना चाह रहा था, जब ऐसा अत्याचार यहाँ दिखाई दिया तो जनता पार्टी की सरकार बनी,
केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, 1977 में इनकी सरकार बनी, तो उन्होंने पहला कार्य किया कि 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा संविधान में आपातकाल के प्रावधान को बहुत ही सलीके से, सही तरीके से इसका प्रयोग हो सके, इसके लिए इस अनुच्छेद में संशोधन करवाए गए। तो उसी संशोधन में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख यहाँ करवा दिया, क्योंकि इंदिरा सरकार के द्वारा सिर्फ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने से आपातकाल लग गया था, मंत्रिमंडल की उसमें कोई भी जो सहमति नहीं थी। मंत्रिमंडल को तो बाद में पता चला कि आपातकाल की घोषणा करवा दी गई है। तो यहाँ व्यवस्था की गई कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल जब मिलकर लिखित रिपोर्ट भेजेंगे तभी आपातकाल लगाया जाएगा। तो घोषणा कर दी राष्ट्रपति महोदय ने आपातकाल की, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह से संसद ने अनुमोदन कर दिया 1 माह में। अब अनुमोदन जो संसद करेगी वो किस प्रकार से करेगी? तो सबसे पहले सदन की कुल सदस्य संख्या, सदन की कुल सदस्य संख्या जो है, सदस्य संख्या का साधारण बहुमत, या यूं कह लीजिए 50% प्लस 1% लोग वहां उपस्थित होने अनिवार्य हैं। कहने का मतलब, अगर लोकसभा में है तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत उपस्थित हो, और मतदान में भाग लेने वाले एवं उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित किया जाए। तो जब ये दोनों प्रकार के बहुमत साथ में होते हैं तो इसे कहते हैं विशेष बहुमत। तो विशेष बहुमत से राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन होना अनिवार्य है। और मान लीजिए जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया और उसके अनुमोदन के लिए जब भेजा गया है और उसी समय लोकसभा भंग हो जाए, तो ऐसी स्थिति में प्रक्रिया के अनुसार राज्यपाल उसका अनुमोदन कर देगी, और जैसे ही लोकसभा का गठन होगा तो गठन होने के 30 दिन के अंदर अंदर लोकसभा द्वारा भी उसका अनुमोदन कर दिया जाएगा। और अगर अनुमोदन लोकसभा नहीं करती है तो आपातकाल समाप्त माना जाएगा। इसका मतलब ऐसी परिस्थितियों की भी कल्पना की गई कि राज्यसभा तो स्थायी सदन है, वो कभी भंग होगा नहीं, लेकिन लोकसभा अगर अनुमोदन से पहले ही भंग हो जाए तो क्या स्थिति होगी? तो ऐसी स्थिति में ये कहा गया कि लोकसभा के पुनर्गठन होने के पश्चात 30 दिन के अंदर अंदर लोकसभा भी इसका अनुमोदन करेगी। इसके उपरांत हम बात करते हैं कि आपातकाल का दायरा क्या होगा। आपातकाल जो है, राष्ट्रीय आपातकाल, उसका दायरा क्या है? तो दायरे का मेरा यहाँ मतलब है कि मूल संविधान में लिखा था कि राष्ट्रीय आपातकाल संपूर्ण भारत में लगाया जाएगा, संपूर्ण भारत में एक साथ लगाया जाएगा। लेकिन इंदिरा सरकार द्वारा 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा ये कह दिया गया, संविधान में लिख दिया गया कि संपूर्ण भारत या भारत के किसी हिस्से में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। इसका मतलब अगर हम यूं कहें कि संपूर्ण भारत में, अब पाकिस्तान इधर से कोई आक्रमण करता है तो केवल उत्तर भारत में ही राष्ट्रीय आपातकाल लगे, तो ऐसा पॉसिबल हो गया है। लेकिन 42वें संवैधानिक संशोधन से पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उससे पहले तो संपूर्ण भारत में ही एक साथ लगाया जाना अनिवार्य था। लेकिन अब 42वां संवैधानिक संशोधन ये कहता है कि संपूर्ण भारत या भारत के किसी एक हिस्से में भी आपातकाल को लगाया जा सकता है। तो मेरा ये प्रश्न है आपसे, क्या केवल राजस्थान में राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है? क्या केवल एक राज्य राजस्थान में या राजस्थान के किसी एक हिस्से, सिर्फ पश्चिमी राजस्थान में क्या हम राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा हाँ, लगाया जा सकता है। कहाँ है ये प्रावधान? 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 352 में ऐसा लिखा गया है। उसके बाद में हम बात करें आपातकाल का प्रभाव क्या होगा। जब राष्ट्रीय आपातकाल लग गया और हमें पता चल गया कि कौन उद्घोषणा करता है, संसद अनुमोदन कैसे करती है, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश यहाँ अनिवार्य है। और ध्यान रखने वाली बात है कि मंत्रिमंडल जो शब्द है उसका केवल इसी अनुच्छेद में प्रयोग हुआ है। मंत्रिमंडल का इस शब्द का संविधान में और कहीं भी उल्लेख नहीं है, केवल और केवल अनुच्छेद 352 में ही इसका उल्लेख मिलता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह उल्लेख 44/1978 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के बाद ही जोड़ा गया है। अब आपातकाल का प्रभाव क्या होगा? हम राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव की बात कर रहे हैं, तो इस स्थिति में क्या क्या होगा। नंबर 1,
सबसे पहले फंडामेंटल राइट की हम बात कर लेते हैं। मूल अधिकारों का निलंबन हो सकता है, फंडामेंटल राइट निलंबित हो सकते हैं, इसका निलंबन हो सकता है। और निलंबन के मामले में हमें दो अनुच्छेद पढ़ने होंगे, अनुच्छेद 359 और अनुच्छेद 358। जब मैं आपको पहले 359 बताऊंगा तो फिर 358 को समझना बेहद आसान हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 359 में ये लिखा है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा हो जाए, इसके उपरांत राष्ट्रपति के आदेश द्वारा मतलब राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, उसके बाद में राष्ट्रपति ने फिर आदेश निकाला, तो भाग 3 के अंदर जो लिखे हुए मूल अधिकार हैं वो निलंबित हो जाएंगे। लेकिन अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में लिखे हुए मूल अधिकार को छोड़कर, अनुच्छेद 20 और 21 में जो मूल अधिकार लिखे हैं वह आपातकालीन परिस्थितियों में भी निलंबित नहीं होते। 20 में क्या है? 20 में लिखा हुआ है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, फंडामेंटल राइट हमने पढ़ा। अनुच्छेद 21 में लिखा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसके उपरांत आर्टिकल 358 ये कहता है कि अगर आपातकाल युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के आधार पर लगा है, युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाया गया है, तो अनुच्छेद 19 जो है, अनुच्छेद 19 ध्यान रखना, अगर आपातकाल युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाया गया है तो अनुच्छेद 19 जो है वह स्वतः निलंबित हो जाएगा, वह स्वतः निलंबित हो जाएगा। मतलब इसे निलंबित करने के लिए राष्ट्रपति को आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है ध्यान रखने वाली, लेकिन अगर आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के कारण लगा है, सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया है, जो तीसरा कारण है, तो अनुच्छेद 19 भी निलंबित नहीं होगा। 19 भी का मतलब है 19, 20 और 21। 20 और 21 तो कभी भी निलंबित नहीं होंगे। उसके साथ में अगर आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगा है तो 19 भी निलंबित नहीं होगा, निलंबित नहीं होगा। इसका मतलब 19, 20 और 21 तीनों निलंबित नहीं होंगे। तो इसका तात्पर्य है कि मूल अधिकारों को प्रभावित करता है। अगर हम कहें कि राष्ट्रीय आपातकाल लग जाने पर मूल अधिकार प्रभावित होते हैं तो हाँ होते हैं, और इसमें दो अनुच्छेदों का उल्लेख है, 358 और 359। जब हम कहते हैं कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित होता है तब हम कहते हैं भाग 3 में 20 और 21 को छोड़कर। अब मैं अगर यूं कहूं कि क्या, एक प्रश्न है कि क्या आपातकालीन परिस्थितियों में संवैधानिक उपचारों का अधिकार निलंबित होता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 जो मूल अधिकारों में मूल अधिकार है, क्या यह भी निलंबित होता है? तो आपका उत्तर क्या होगा? हाँ, होता है, निलंबित होता है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा सिर्फ 20 और 21 को छोड़ना है, बाकी सभी निलंबित हो सकते हैं। तो अगर इसे ऐसा कहा जाए कि आपातकालीन परिस्थितियों में मूल अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती, तो यह कहना भी सही होगा कि आप मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आपातकाल में न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकते, न्यायालय में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 32 भी निलंबित हो गया है। तो इस आधार पर आपातकालीन परिस्थितियों में मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करें, एक बात और ध्यान रखने वाली है, इस अनुच्छेद 352 के अतिरिक्त 356 और 360 में अगर आपातकाल लगा है तो मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभावित नहीं होंगे मूल अधिकार। केवल और केवल राष्ट्रीय आपातकाल में ही मूल अधिकार प्रभावित होते हैं। अच्छा, फिर इसमें है कि लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए तो लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल एक वर्ष करके कितने भी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। और आपको ध्यान है कि इंदिरा गांधी के समय 1971 में गठित लोकसभा को 1977 में जाकर जो है भंग किया गया था। तो इस प्रकार से लोकसभा की अवधि एक बार बढ़ाई गई है। आपातकालीन परिस्थितियां 1975 के कारण एक बार लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कब? जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो। इसके अतिरिक्त
आपातकाल में और क्या प्रभाव होंगे, आपातकालीन परिस्थितियों में और क्या क्या चीज़ें होंगी, इसकी अगर हम अध्ययन करें तो विधि निर्माण की अगर हम बात करते हैं तो विधि निर्माण के मामले में जो राज्य सूची के विषय हैं, राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, संघात्मक जो मॉडल है वो एकात्मक मॉडल में बदल जाता है। इसका मतलब अब जो शक्तियों का विभाजन है वो है समाप्त हो गया है। शक्तियों का जो विभाजन जो संविधान में 7वीं अनुसूची में लिखा गया है, अब यह विभाजन आपातकाल में समाप्त हो गया है। अब राज्य सूची के विषयों पर भी केंद्र सरकार कानून बना सकती है, संसद के द्वारा कानून बनाया जा सकता है। और संसद राष्ट्रीय आपातकाल के समय संघ सूची के विषयों पर राज्य को निर्देश भी दे सकती है और राज्य सरकारों को उन निर्देशों की पालना करना भी अनिवार्य होता है। फिर इसके उपरांत क्या राष्ट्रीय आपातकाल की न्यायिक समीक्षा हो सकती है? क्या गलत तरीके से अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है तो क्या न्यायालय की शरण ली जा सकती है, चुनौती दी जा सकती है? हाँ, अगर असंगत और विवेक शून्य आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा कर सकता है। इसके उपरांत राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त कैसे होगा? समाप्त करने के लिए 2 आधार दिए हुए हैं। समाप्त करने के लिए कितने आधार दिए हुए हैं? 2 आधार। देखिए, अगर लोकसभा चाहे कि राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त किया जाना चाहिए और लोकसभा के चाहने पर अगर संसद का सत्र चल रहा है, संसद का सत्र चल रहा है तो लोकसभा अध्यक्ष को ऐसा प्रस्ताव दिया जाए और लोकसभा अध्यक्ष को यह कहा जाए कि राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने हेतु बैठक बुलाई जाए, तो लोकसभा अध्यक्ष 14 दिनों के अंदर अंदर बैठक बुलाने के लिए बाध्य होंगे। और दूसरा है कि अगर संसद सत्र नहीं चल रहा और लोकसभा ने राष्ट्रपति को ऐसा कहा है तो राष्ट्रपति भी जो है सत्र बुलाने के लिए बाध्य होते हैं। और सत्र बुला देने के उपरांत अगर यह साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे, साधारण बहुमत से अगर ऐसा प्रस्ताव पारित हो जाए तो ऐसी स्थिति में आपातकाल को समाप्त करना ही होगा। राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यता हो जाएगी, लोकसभा ने अगर साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया, अब आपातकाल को समाप्त करना पड़ेगा। दूसरा है राष्ट्रपति की पश्चातवर्ती उद्घोषणा। राष्ट्रपति आपातकाल लगाने के बाद में कभी भी उसे वापस लेने की घोषणा कर सकते हैं। इस वापस लेने की घोषणा के द्वारा भी आपातकाल को समाप्त किया जा सकता है। राष्ट्रपति की पश्चातवर्ती उद्घोषणा इसे कहा जाता है। पश्चातवर्ती मतलब राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की उद्घोषणा वो पहले हो गई, उसके बाद की उद्घोषणा पश्चातवर्ती उद्घोषणा से आपातकाल समाप्त भी किया जा सकता है। मान लीजिए आज आपातकाल लगाया गया और कल अगर इसे समाप्त करना है तो 1 दिन में भी आपातकाल को समाप्त किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि राष्ट्रीय आपातकाल को राष्ट्रपति किसी भी समय और इसके लिए प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह लेनी आवश्यक होगी। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय आपातकाल जो है महत्वपूर्ण बिंदु है और इस पर से प्रश्न काफ़ी बार पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आपातकाल बिंदु से जब हम बात करते हैं, इसकी हमने बात करी कि अनुमोदन कैसे होता है, हमने बात करी कि भी कैसे इसको समाप्त किया जाता है, किस प्रकार से संसद और विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जाता है, मूल अधिकार कैसे प्रभावित होते हैं, उसके उपरांत राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है, संघात्मक ढांचा एकात्मक ढांचे में बदल जाता है, न्यायिक समीक्षा हो सकती है, ये सभी प्रावधान महत्वपूर्ण है। इसके उपरांत हम बात करते हैं आर्टिकल 356 की। ये है राष्ट्रपति शासन। सामान्य भाषा में इसे राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन। अब देखिए, इसका केवल एकमात्र आधार है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। संवैधानिक तंत्र की विफलता। अब संवैधानिक तंत्र की विफलता किसे माना जाए, इसे 2 अनुच्छेदों में परिभाषित किया है। एक तो है अनुच्छेद 355 और एक है अनुच्छेद 365। इन 2 अनुच्छेदों में यह परिभाषित किया गया है कि संवैधानिक तंत्र की विफलता किसे माना जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 355 ये कहता है कि राज्य के बाह्य आक्रमण से सुरक्षा करना, राज्य की बाह्य आक्रमण से सुरक्षा करना और आंतरिक
या यूं कह लीजिए राज्य में आंतरिक गड़बड़ी, राज्य में आंतरिक गड़बड़ी से उसकी सुरक्षा करना, बाह्य आक्रमण से राज्य की सुरक्षा करना और आंतरिक स्थिति उसकी खराब ना हो जाए इससे उसकी सुरक्षा करना। और नंबर 3, संविधान के अनुरूप राज्य चल रहा है या नहीं चल रहा, इसे सुनिश्चित करना, ये केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व है। केंद्र सरकार का यह दायित्व है कि वह राज्यों की बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति, संविधान की पालना सुनिश्चित करवाना, ये केंद्र सरकार का कर्तव्य माना गया है। अगर केंद्र सरकार को ये लगता है कि राज्य बाह्य आक्रमण हो सकता है राज्य में, या राज्य में आंतरिक गड़बड़ी चल रही है, राज्य में संविधान का उल्लंघन हो रहा है, संवैधानिक अस्थिरता है, तो ऐसी स्थिति में आपातकाल लगाया जा सकता है। और अगला अनुच्छेद जब हम बात करते हैं, अनुच्छेद 365, तो इसमें है कि राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है, केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है और इन निर्देशों की अवहेलना करना, इन निर्देशों को नहीं मानना भी संवैधानिक तंत्र की विफलता माना जाएगा। एक उदाहरण दूं मैं आपको, जैसे कि आपको ध्यान है रेलवे जो है वो केंद्र सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है, जबकि रेल तो संपूर्ण राज्यों में से होकर गुजरती है। मान लीजिए संघ सरकार रेलवे के समुचित संचालन के लिए अगर किसी राज्य सरकार को निर्देश देती है कि आप इस तरीके से कार्य करें और उस निर्देश की अवहेलना राज्य करे, तो भी पर्याप्त आधार माना जाएगा कि अनुच्छेद 356 के तहत वहां संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है और वहां अब राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। देखिए जो मूल संविधान है उसमें यह लिखा हुआ है कि राज्यपाल या अन्यथा, कहने का मतलब राज्यपाल द्वारा ऐसी सूचना दी जाए कि संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, और अगर राज्यपाल ऐसी सूचना ना भी दे और अन्य परिस्थितियों में केंद्र को लगता है तो भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। हालांकि एक वाद है जो ये सिद्ध करता है कि किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए, और उसके माध्यम से यह तय किया गया कि राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग को कैसे रोका जाए। तो आपको अगर नाम ध्यान है तो एस.आर. बोम्मई इसे कहा गया है, एस.आर. बोम्मई जो है एस.आर. बोम्मई वर्सेस कर्नाटक राज्यवाद था, ये 1994 का वाद है। इस 1994 के बाद में 9 सदस्यीय संविधान पीठ बनाई गई थी और 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया था, नंबर 1 कि राज्यपाल की लिखित रिपोर्ट अनिवार्य है, राज्यपाल की लिखित रिपोर्ट अनिवार्य है। आपको ये ध्यान रखना है, संविधान में ऐसा नहीं कहा गया है, संविधान में ये कहा गया है राज्यपाल की रिपोर्ट, लिखित शब्द का प्रयोग नहीं है, राज्यपाल की रिपोर्ट, या अन्यथा अगर केंद्र को ऐसा लगता है कि संवैधानिक तंत्र विफल है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। लेकिन इन शब्दावलियों का केंद्र के द्वारा कई बार दुरुपयोग किया गया, तब एस.आर. बोम्मई में से स्पष्ट किया गया और कह दिया गया कि राज्यपाल की लिखित रिपोर्ट अनिवार्य है, बिना इसकी रिपोर्ट के नहीं लगाया जा सकेगा। दूसरी बात, इसमें एक और बात कही, इसमें यह कहा कि युक्ति युक्त आधार होने चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगाने के युक्ति युक्त आधार होने चाहिए। केवल कल्पना के आधार पर राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में नहीं थोपा जा सकता, दुरुपयोग नहीं हो सकता और न्यायिक समीक्षा हो सकती है। अगर गलत आधारों पर अगर इसे लगाया गया है तो इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। और चौथी बात एक और कही गई इस वाद में कि विधानसभा जो है, विधानसभा को भंग या उसका निलंबन, ये दो अलग अलग चीज़ें होती है। विधानसभा को भंग करना या उसको निलंबित करना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर जब आपातकाल लगाया जाता है तब विधानसभा को भंग नहीं कर दिया जाएगा। सर्वप्रथम जब तक कि संसद इसका अनुमोदन ना कर दे, कहने का मतलब 2 माह, अनुच्छेद 356 का अनुमोदन 2 माह में संसद को करना होता है, तब तक विधानसभा को निलंबित रखा जाएगा। और अगर संसद से इसका अनुमोदन हो जाता है तब
अगर केंद्र चाहे तो विधानसभा को भंग कर सकता है। लेकिन हाँ, इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि कार्यपालिका जो है, राज्य की जो सरकार है, वो तुरंत उसे बर्खास्त किया जा सकता है। राज्य की सरकार मतलब कार्यपालिका तो तुरंत बर्खास्त हो सकती है, लेकिन विधायिका या यूं मान लीजिए विधानसभा को केवल सर्वप्रथम निलंबित करना होगा, और अगर आपातकाल का अनुमोदन हो जाता है तो जाकर विधानसभा को भंग किया जा सकता है। तो हम ये बात समझ गए कि अगर राष्ट्रपति शासन लगाना है तो राज्यपाल की लिखित रिपोर्ट चाहिए, और रिपोर्ट आ गई उसके बाद में आपातकाल की उद्घोषणा हो गई, तो आपातकाल का अनुमोदन, मैंने आपको बताया अनुमोदन करवाना होगा, और अनुमोदन कहाँ से होगा? संसद से होगा। और फिर मैंने अभी आपको बताया कि अनुमोदन 2 माह में होगा, और यहाँ ध्यान रखना है कि अनुमोदन साधारण बहुमत से होगा। कुल सदस्य संख्या का आधे से एक अधिक साधारण बहुमत से अनुमोदन करवाया जाएगा, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन विशेष बहुमत से होगा। तो वहाँ 1 माह है या 2 माह है, वहाँ विशेष बहुमत है, यहाँ साधारण बहुमत है। अनुमोदन हो जाने के उपरांत एक बार अगर अनुमोदन हो गया तो इसे 6 माह तक जारी रखा जा सकता है। फिर 6 माह बाद में साधारण बहुमत से अनुमोदन होगा, फिर इसे 6 माह बढ़ाया जा सकता है, और अधिकतम इसकी अवधि 3 वर्ष हो सकती है। अधिकतम अवधि कितने वर्ष हो सकती है? 3 वर्ष हो सकती है। लेकिन अधिकतम अवधि को अगर 1 वर्ष से आगे बढ़ाना है, जैसे कि 1 वर्ष से आगे बढ़ाना है तो बढ़ेगा तो 6-6 माह करके ही बढ़ेगा। लेकिन अगर 1 वर्ष से ज़्यादा बढ़ाना है तो 2 कंडीशन पे ही इसे बढ़ाया जा सकता है। पहला कंडीशन है कि उस समय देश में 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो। अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वो भी मैक्सिमम कितना? 3 वर्ष। दूसरी परिस्थिति है कि अनुच्छेद 324 में जो निर्वाचन आयोग है वर्णित है, निर्वाचन आयोग ये लिखित में दे दे कि वर्तमान परिस्थितियों में राज्यों में विधानसभा का चुनाव करवाना पॉसिबल नहीं है। अगर निर्वाचन आयोग लिख कर दे देता है कि वर्तमान परिस्थितियों में चुनाव करवाना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में दूसरा कंडीशन हो जाता है कि उसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये 2 ही परिस्थितियां हैं जब अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष तक किया जा सकता है। 3 वर्ष के बाद में यह जारी नहीं रह सकता। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, पंजाब के संदर्भ में जो 3 वर्ष की जो अवधि है उसे अनुच्छेद 356 में ही 5 वर्ष लिखा गया है। आपको ध्यान है पंजाब में खालिस्तान संघर्ष चल रहा था और एक प्रकार से पंजाब जो है देश से अलग होने की बात कर रहा था। तो ऐसी स्थिति में वहाँ उग्रवादियों को शांत करने के लिए ये प्रावधान जो संवैधानिक तंत्र की विफलता वाला है, मैक्सिमम इसे 5 वर्ष किया गया। लेकिन वर्तमान में भी ये संविधान में है, अभी तक हटाया नहीं गया वहाँ से। तो सभी राज्यों के लिए 3 वर्ष अधिकतम और पंजाब के लिए 5 वर्ष। उसके बाद में हम बात करें 356 के अंतर्गत भी, जब 356 लग गया तब क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हम ये बात करते हैं कि राज्य का जो नियंत्रण है, राज्य का नियंत्रण संघ के पास आ जाएगा। राज्य का जो कार्यकारी या विधायी नियंत्रण है वो नियंत्रण कहाँ चला जाएगा? संघ के पास चला जाएगा। और संघ का मतलब है राष्ट्रपति। आपको पता है राष्ट्रपति के नाम से ही कार्य होते हैं, तो राष्ट्रपति के पास नियंत्रण चला जाएगा और राष्ट्रपति की ओर से राज्य में राज्यपाल द्वारा इन शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। किसकी ओर से? राष्ट्रपति की ओर से। इसका मतलब राष्ट्रपति के नाम से राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग राज्यों में करेंगे। लेकिन नाम किसका चलेगा? राष्ट्रपति का चलेगा। शक्ति का प्रयोग कौन करेगा? राज्यपाल। कंफ्यूज करता है ये क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है। उसके उपरांत आपको ध्यान होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश और मणिपुर में 10-10 बार इसका प्रयोग हुआ है। हालांकि आपको ये भी पता है कि इस अनुच्छेद का प्रयोग बारंबार किया गया है और 100 से अधिक बार इसका प्रयोग हो चुका है, दुरुपयोग हुआ है। तो ये बड़ा ही विवादास्पद अनुच्छेद रहा है, अनुच्छेद 356। आपको ध्यान है राजस्थान में इसका 4 बार प्रयोग हो चुका है, 4 बार, जिनमें से 2 बार तो श्री भैरव सिंह जी शेखावत की सरकार जो है वो बर्खास्त हो गई थी, उसे भंग कर दिया गया था विधानसभा को। तो इस प्रकार से 4 बार जो है अनुच्छेद 356 का प्रयोग राजस्थान में हुआ है। इसके बाद में हम
जब ये बात करें कि राष्ट्रपति शासन कब समाप्त किया जाएगा, तो कभी भी राष्ट्रपति के द्वारा उद्घोषणा करके इसे समाप्त किया जा सकता है। न्यायिक समीक्षा हो सकती है, बिल्कुल न्यायिक समीक्षा इसकी की जा सकती है। अगर गलत आधारों पर राष्ट्रपति शासन थोपा गया है तो उसे जो है सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर सकता है और सरकार को बहाल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो बर्खास्त सरकार है उसे बहाल कर सकता है। अब हम बात करें अनुच्छेद 360 की। फिर वही बात, अनुच्छेद 356 में मूल अधिकार प्रभावित होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। मूल अधिकारों को मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय आपातकाल में ही प्रभावित होते हैं। 360 में लिखा है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल मैंने आपको बताया एक ही कारण है, वो कारण ये है कि अगर वित्तीय संकट आ जाए, वित्तीय अस्थिरता आ जाए। एक सिचुएशन बनी थी 1991 में जब एलपीजी की नीति, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जो उदारीकरण, वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण की जो नीति है, अगर ये लागू ना होती तो 1991 में भारत आर्थिक संकट के युग में था और उस समय वित्तीय आपातकाल की भरपूर संभावना हो गई थी। लेकिन तत्कालीन वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में देश को वित्तीय संकट से उभारा गया। बहुत बड़ा नाम है उनका। अनुच्छेद 360 में हम बात कर रहे हैं वित्तीय आपातकाल। सामान्य सी बातें हैं कि राष्ट्रपति इसकी उद्घोषणा करेंगे वित्तीय आपातकाल की। दूसरी बात, संसद से 2 माह में अनुमोदन जरूरी है। तीसरी बात, अनुमोदन साधारण बहुमत से होगा। अनुमोदन कैसे होगा? साधारण बहुमत से। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना है, ये 6 माह करके आगे बढ़ाया जाएगा, ऐसा इसमें नहीं है। एक बार लग गया तो वह अनिश्चित काल के लिए लगाया जाएगा। एक बार लग गया तो वह कब तक लगेगा? अनिश्चित काल के लिए। कहने का मतलब अगर संसद ने एक बार इसका अनुमोदन कर दिया तो वह अनिश्चित काल तक लग गया और राष्ट्रपति कभी भी इसे समाप्त करने की घोषणा कर सकते हैं। वित्तीय आपातकाल कभी भी समाप्त करने की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। अब वित्तीय आपातकाल में प्रभाव क्या पड़ता है? वित्तीय आपातकाल में प्रभाव, वित्तीय आपातकाल का क्या प्रभाव है? तो सबसे पहली बात, जो राज्य के बजट हैं वो राज्य के बजट केंद्र द्वारा अनुमोदित होने चाहिए। केंद्र सरकार या यूं कह लीजिए संसद जो है वो राज्यों के बजट को अनुमोदित करेगी और राज्यों को वित्तीय निर्देशन दे सकती है। राज्यों को वित्तीय मार्गदर्शन या यूं कह लीजिए वित्तीय निर्देश दे सकती है और इन निर्देशों की पालना करना राज्यों के लिए अनिवार्य होता है। तीसरी बात, पदाधिकारी, सार्वजनिक पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी संपूर्ण भारत में इनके वेतन भत्तों में कमी की जा सकती है। इनके वेतन भत्तों में कमी हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते भी कम किए जा सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल में। अब जब मैं कहता हूँ सरकार के सार्वजनिक पदाधिकारी और कर्मचारी, तो यहाँ न्यायाधीशों को भी शामिल करना है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते भी वित्तीय आपातकाल के दौरान कम किए जा सकते हैं। वित्तीय आपातकाल की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। न्यायिक समीक्षा तीनों ही प्रकार के आपातकाल की हो सकती है और किसी भी प्रकार से इन अनुच्छेदों का दुरुपयोग ना हो, इसकी पूरी सुरक्षा सुप्रीम कोर्ट को करनी होती है। इसे ही न्यायिक समीक्षा कहते हैं। वित्तीय आपातकाल का प्रयोग आज तक एक बार भी नहीं हुआ। राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग 3 बार हुआ है। 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल का उपयोग हुआ है। आपको पता है 1962 में जब चीन ने आक्रमण कर दिया था, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। उसके बाद में दूसरी बार 1971 के अंदर जो है, 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के मध्य संघर्ष हुआ तब इसे लगाया गया और 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया। 3 बार इसका उपयोग राष्ट्रीय आपातकाल का हुआ। संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन का 100 से ज़्यादा बार उपयोग हुआ है। मैंने बताया उत्तर प्रदेश और मणिपुर में 10-10 बार इसे लगाया गया, जो अधिकतम है। राजस्थान में 4 बार लगा। 360 का प्रयोग एक बार भी नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ जो है आपने पढ़ी। और प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो हमारा ये टॉपिक है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी के साथ राष्ट्रपति का जो टॉपिक है आपका वो पूर्ण होता है। आपको प्रत्येक अनुच्छेद को बारीकी से देखना है। किसी भी प्रकार से जब आपको कोई बात समझ में नहीं आएगी तो आपकी समस्याओं का हल हम करेंगे। प्रश्न जरूर भेजें। धन्यवाद।